नमस्कार दोस्तों। जोशीमठ और सन 2015 इलाहाबाद के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। मीडिया खबरों खासकर सत्य हिंदी और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि जोशीमठ आज मैन मेड एनवायरमेंटल क्राइसिस के मुहाने पर आ चुका है। तो इसमें इलाहाबाद का क्या रोल है? मैं इलाहाबाद से हूँ और कन्या चौराहे से हूँ, और ना ही कभी मैं जोशीमठ गया हूँ, और ना भी जो कुछ भी वहाँ घटित हो रहा है आजकल जो न्यूज़ से मैं सुन रहा हूँ उसको मैंने कभी आँख से देखा है। लेकिन हाँ, जैसा कि वरिष्ठ एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट अतुल जी ने आलोक जोशी जी के प्रोग्राम आलोक अड्डा पे बताया कि तकरीबन 20 वर्षों से जोशीमठ जो है वह बैठ रहा था। तो जिस जगह मैं इलाहाबाद अरकन्या चौराहे पे भी रहता हूँ, वह जगह भी आज से तकरीबन 15-20 वर्ष पहले भी मेरे घर के सामने वह जगह भी धीरे धीरे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, इसका आभास मैंने बाद में किया, वह बैठ रही थी, लेवल नीचे जा रहा था। फिर जैसा कि जोशीमठ में हम देखते हैं कि धीरे धीरे फिर घरों में हल्की हल्की दरारें बनना चालू हो गई। फिर आज स्थिति ये है कि पानी आने लगा और मकान भी धंसने लगे। तो वैसे ही कुछ स्थिति अरकन्या चौराहे पे भी हुई थी, और मकान में बहुत ही फाइन हल्की हल्की दरारें सालों पहले से आना चालू हो गई थी। तो हम लोग तब छोटे थे, तो छत पे ऊपर प्लास्टिक के बैट बॉल से क्रिकेट विकेट खेला करते थे। तो ये अंदाज़ा लगता था कि यार शायद उसकी वजह से जो धमक है उसकी वजह से ये क्रैक्स डेवलप पीछे हो रहे हैं। लेकिन 2015 के शायद सितंबर के पूर्व, दशहरे के मेले के पूर्व, तब जब ये सीवर लाइन में जो यहाँ 28 से 30 फीट नीचे थी, वहाँ पे एक लाइनर का प्रोजेक्ट आया जो ब्रिक सीवर था उसके मेंटेनेंस के लिए। मतलब उसके अंदर क्या करते हैं कि एक पॉलीमर का कोट डालकर अंदर एक प्लास्टिक का पाइप जनरेट कर देते हैं, जो फाइबर का पाइप जो काफ़ी मजबूत हो जाता है। एक बार जब वो बन जाता है तो वो फिर वो काफ़ी उसकी एज हो जाती है, 60-70 साल वो चलता है। तो जिस कंपनी ने ठेका लिया था वो कंपनी थी ऑन साइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और किस्मत से संयोग कहिए या कुछ भी कहिए कि वो जो कंपनी के एक जो सह मालिक थे वो थे केमिकल इंजीनियर अनुज दीवान जी, जो मेरे ही कॉलेज HBTI के ही पास आउट थे, मेरे सीनियर थे, सुपर सीनियर या उससे भी पुराने। बाद में उन्होंने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में भी MTech किया था। और जो लाइनर वो बिछाते आए वो बैराना से बिछाते आए, और काफ़ी जगह उन्होंने काम किया L&T के माध्यम से और दूसरे के बड़ी कंपनीज के माध्यम से। लेकिन जो बिछाती थी वो ऑन साइट ही प्रैक्टिकल वे में बिछाती थी। तो लाइनर हर जगह सफल रहा, और हर जगह वो पूरी अच्छे तरह से उसने ब्रिक सीवर को अंदर पूरा कोट करते हुए, बिना कोई खुदाई के, बिना कुछ मेन होल से वो कच्चा पाइप प्लास्टिक का पॉलीमर डाला जाता था पानी के सहारे, और उसके बाद उसकी थर्मल हीटिंग से जब वो पूरा शेप ले लेता था तो उसको पक्का कर दिया जाता था। लेकिन वह फेल हुआ पूरे इलाहाबाद में कहीं तो ठीक अरकन्या चौराहे पर, और वो भी जहाँ मेरा घर है उसके ठीक सामने। इसका भी एक कारण था कि उस समय दशहरे का मेला सर पे था, और प्रेशर था वहाँ रोड तुरंत तत्काल बनने का, और थर्मल हीटिंग उसकी कंप्लीट शायद नहीं हो पाई। और उस पे जो रोलर चलता है रोड बनने के बाद, उसको भाई चौकियाँ निकलनी होती हैं, तो वो रोलर जल्दीबाजी में चल गया, और कहीं ना कहीं फिर वो जो लाइनर था वह
एक मेन होल से दूसरे मेन होल में आधा तो पक गया था, लेकिन आधे के आगे मेरे घर से थोड़ा से पहले से आगे जो चौराहे का मेन होल है वहाँ पर वो कम पका था और लोड के कारण वो लाइनर जो है पचक गया। तो यहाँ पे जो लोड है ऊपर का, उसने लाइनर को बैठाया और जो ब्रिक सीवर था वो पहले से ही जो डैमेज था, उसी से हल्का हल्का जो पानी जब गाँव घाट में जनरेटर बंद हो जाता था तो फ्लो का पानी बैक मारता था और बैक मार के वो मट्टी धीरे धीरे काटता था। तो ये 20 साल पहले से ही कुछ डिस्टर्बेंस इसमें रहा होगा, तो धीरे धीरे वो सेटलमेंट होता था। लेकिन जब लाइनर फेल हो गया, तो जब सीवर को बड़ा डैमेज हो गया और रोलर चलने से जो ब्रिक ओरिजिनल ब्रिक सीवर था उसमें और बड़े गैप हो गए, तो फिर वो जो गाँव घाट से जब पंप बंद हो तो जो बैक फ्लो पानी का आता था तो पानी फिर रिसता था ऊपर 30 फुट नीचे से 28-30 फुट नीचे से ऊपर वो आता था, गीला होता था। और जब फिर वहाँ जनरेटर चलता था पानी खींचने के लिए तो खटाक से वो मट्टी पूरी काट के जो भी दिखता था वो ले जाता था। तो ठीक जब सीवर में लाइनर जब फेल हो गया तो दशहरे बाद क्या हुआ कि जो ज़मीन रोड धंसना चालू हुई वो तेज़ होने लगी, और इस धंसने के कारण एक नगर निगम का भी पाइप था जो क्रॉस था वो भी ठीक से अलाइन नहीं हुआ था, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं था, लेकिन रोड प्रेशर उसके कारण वो भी पानी था। तो ये पूरी चीज़ें रोड को तेज़ी बैठाने लगी। और फिर करीब करीब नवंबर के महीने में, जैसे आज हम जोशीमठ में देख रहे हैं कि घर धंसने लगे और रोड की दरारें फटने लगी और बीच बीच से पानी आने लगा, तो वैसी ही स्थिति नवंबर 2015 के अंत में आ गई, जब पूरी कई जगह रोड फटने लगी। मेरा घर स्वयं आगे का पोर्शन जो था वो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब समझिए गिरने के कगार पर पहुंच गया था, बड़े बड़े क्रैक आ गए थे। उसको बल्लियों के सहारे किसी तरह रोका गया था, उसको किसी तरह बल्लियों के सहारे उसको रोका गया था। तो फिर आगे जब इस चीज़ को पकड़ा गया तो फिर मैं अब जोशीमठ पे फिर से वहाँ पे आता हूँ। जोशीमठ पे जो कि था वो सेटलमेंट इसलिए हो रहा था 20 सालों से क्योंकि वो लूज सेडिमेंट्स मोरेन से आई हुई सेडिमेंट्स के पे बना हुआ था, और उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो थी, आजकल तो फैशन हो गया है बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स और पर्यटन के नाम पे ये सब बनना, और ज़रूरत भी है एक तरह से। चलिए, तो वो तो सेटल उसका प्रेशर तो पड़ ही रहा था, लेकिन साथ साथ जो और भी डेवलपमेंट कार्य हो रहे थे जोशीमठ के ठीक नीचे, उसके लेवल के नीचे बेस पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या जो भी वहाँ से उसके 900 मीटर के नीचे केंद्र से जो टनल जा रही है एनटीपीसी की, या अगल बगल अगर कहीं वाटर सोर्स है और वाटर चाहे नदी हो चाहे कुछ हो उसके बगल अगर रोड बनाई जा रही है, वाइड की जा रही है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ ने वो जो लगातार सेटल हो रही थी बहुत ही धीरे धीरे वहाँ पे उस पूरे जियोलॉजी में कहीं ना कहीं क्रैक्स डेवलप कर दिए हैं। और जो वहाँ पे जो खबर मिली जैसा कि जो जल के स्रोत हैं नेचुरल, जो वहाँ पानी वानी आता था ऊपर जोशीमठ के ऊपर, वो भी धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी का रिसाव है वो पूरे के पूरे जियोलॉजी से अब जोशीमठ के होने लगा है। चूँकि पहाड़ों में बांध हैं और फ्लो भी जो नदियों का है वो बांधों की वजह से काफ़ी तेज़ बदलता है, और मौसम भी बहुत तेज़ी से जब बदलता है इन पहाड़ों पर, तो पानी का प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। जब पानी का प्रेशर अधिक होता है तो वो पानी जहाँ भी उसको क्रैक्स है और रास्ता है उसको भरता है, और जब वो डिवाटरिंग होती है तो वो अपने साथ उन्हीं जो लूज सेडमेंट्स हैं जो अभी तक उतने पक्के नहीं हैं उनको धीरे धीरे वो वापस फिर बाहर निकालता है, जो भी उसको रास्ता मिलता है। तो ये अब उस कगार पे आ गया है, ठीक जैसा कि मैंने सीवर का एग्जाम्पल दिया। तो ये
अब वहाँ पे जो बिल्डिंगें टेढ़ी होने लगी हैं, वहाँ पे जो क्रैक्स आने लगे हैं, बड़े बड़े घरों के नीचे से पानी निकलने लगा है, दिखने लगा है। तो ये बेसिकली ये जो वहाँ पे क्रैक डेवलपमेंट और जो वाटर का जो इस तरह से मैंने बताया कि वाटरिंग और डीवाटरिंग का जो प्रोसेस है काफ़ी तेज अब हो गया है, काफ़ी रास्ता उसको मिल गया है। दरिया में काफ़ी पानी बह चुका है, मतलब काफ़ी जो लॉस है हो चुका है। अभी अभी जो खबर मिली है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरह का जो भी डेवलपमेंट कार्य है वो रोक दिया है, चाहे बांध संबंधित हो या हाइड्रो पावर संबंधित हो, टनल संबंधित हो, या जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य बड़े बड़े वहाँ पे हो रहे हैं। तो जोशीमठ में जो चीज़ फेल हो रही है वो फेल हो रही है साइंस। और ऐसा नहीं है कि वहाँ रिपोर्ट्स नहीं थी। आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो नवीन जी की भी अभी जो हमने सत्येंद्र पे प्रोग्राम सुना तो मिश्रा जी की एक रिपोर्ट है, वहाँ पर जो भी है वहाँ पे कुछ इक्का दुक्का साइंटिस्ट जो भी बोलते भी हैं, पीयर रिव्यूड पेपर्स भी छपे हुए हैं, लेकिन खुल के साइंटिस्ट समस्याओं पे बोल नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो बड़े बड़े कारपोरेट हित हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी और बॉर्डर डेवलपमेंट इत्यादि और बड़े बड़े डिस्गाइसों में जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो बैलेंस्ड वे में नहीं हो रहा है। और जोशीमठ की घटना महज जो पूरा उत्तराखंड है, एक तरह से वो जो जोशीमठ की घटना है वो टिप ऑन द आइसबर्ग की तरह हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमने जोशीमठ समझ लिया, उसकी हाइड्रोडायनेमिक्स और जियोलॉजी को समझ लिया, तो एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा कि हम पहाड़ को समझ लेंगे, उत्तराखंड को समझ लेंगे, हिमाचल को समझ लेंगे, और जो भी विकास है वो हमारा जो आगे का होगा वो सस्टेनेबल हो जाएगा। और जो बहुत एक बड़ी त्रासदी जो भविष्य में आ सकती है, क्योंकि अभी जो फैक्टर बचा हुआ है वो ये है कि जोशीमठ वो मेन सेंट्रल जो एक थ्रस्ट प्लेन है जो वहाँ क्रैक है एक जियोलॉजिकल, उसके ठीक ऊपर भी है। ये भी खबर, अगर मुझसे गलती होगी तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सी जगह उत्तराखंड में होंगे, जैसे दिल्ली में जो हमारी बसी हुई है वो भी इसी तरह के सिस्मिक जोन, हाई रिस्क जोन पर बसी हुई है। तो बहुत दिनों से हम भूकंप नेपाल वोपाल में देख रहे हैं, वहाँ पे जोशीमठ में अभी उस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं। जैसे कि एनडीटीवी की खबर के अनुसार शेखर भगुना जी की जो खबर है संकेत उपाध्याय जी के माध्यम से सुनी, वो भी है बताती है कि वहाँ पे भी ये एनर्जी कभी भी रिलीज हो सकती है। तो इन पूरे चीज़ों का गहन अध्ययन करते समय हमको तत्काल कम से कम जोशीमठ की जो हाइड्रोलॉजी है उसको कैप्चर तत्काल करना पड़ेगा। और तत्काल जहाँ पे भी धँसान है और ये सब है, वो आप कितनी भी उसकी फीलिंग करने की कोशिश करें आर्टिफिशियल तरीके से, जब तक आप हाइड्रोलॉजी नहीं कैप्चर करेंगे तो वो धँसान जो है वो पानी आएगा जाएगा और वो सेडिमेंट लेता चला जाएगा और वो क्रैक्स और वो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। तो अगर रिवर के करीब है या जोशीमठ के बेस पे जो भी कंस्ट्रक्शन है उनको आप फोर्टिफाइड करिए, उनको जो भी आप फिलिंग कर सकते हैं उसको करिए। और वाटर की हाइड्रोलॉजी को, पानी कहाँ से आ रहा है जोशीमठ के अगल बगल से, थोड़ा दूर से, और पानी कहाँ से वह निकल रहा है, जा रहा है, ये बहुत ही टेढ़ा काम है। इतना आसान नहीं है ग्राउंड के बैठे बैठे ये सीवर लाइन की तरह, कन्या चौराहे की तरह। लेकिन उसे ही समझते हुए बड़ी मतलब वो पूरा प्रोजेक्ट होते हुए 1.5 साल लग गए थे। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कम से कम अब 5-10 सालों के लिए जोशीमठ को हर तरह के डेवलपमेंट से थोड़ा सा हटा के उसकी स्टडी और हाइड्रोडायनेमिक्स को समझ के उसको मेंटेनेंस करके, ताकि ये 1500 साल पुराना जो आदि शंकराचार्य जी ने हमारी जो इसको नींव रखी थी, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत बच सके। और ये जो पर्यटन और तीर्थ स्थल का हम जो लगातार डेवलपमेंट और 4 धाम की रोड और इसको ये फैशनेबल तरीके से चल रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं हम अपनी ये सांस्कृतिक विरासत और ऐसी बहुत सी अन्य सांस्कृतिक विरासत और साथ में जो हमारे मूल निवासी हैं वहाँ के, उनको ही ना खो दे।
इन्हीं चीज़ों को हमको जो हम डेवलपमेंट रिवर फ्रंट पे करते जा रहे हैं, पक्का सेटलमेंट बनाते जा रहे हैं पर्यटन के हिसाब से, तो नदी के रास्ते में ज़्यादा पड़ने की कोशिश ना की जाए तो वह बेहतर है। ज़्यादा कंक्रीट बिछाने से बचना चाहिए। नदी बहुत जगह हमको दी है अपने मुहाने से दूर रहकर डेवलपमेंट करने के लिए, और जिस तरह बिहार में बार बार बाढ़ आती है और बहुत जगह चीज़ें हर बार जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नदी के रास्ते में लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करते हैं पर्यटन इस तरह के लिए, तो हम नदी का एक तरह से रास्ता ही रोकते हैं जो बाद में हमारे शहरों में और दूर तक डिस्टरबेंस करेंगे। तो जोशीमठ और आरकन्या चौराहे इलाहाबाद में मैंने एक पुराना रिश्ता खोज लिया, और यहाँ भी कंपनी थी, वहाँ भी कंपनी है, यहाँ भी विकास के लिए हुआ, वहाँ भी विकास के लिए हुआ, लेकिन जो चीज़ें वहाँ हुई उसका एक छोटा सा रूप मैंने भी भुगता था। तो मैंने इस एपिसोड के माध्यम से आपको साझा कर दिया। और जैसा कि आलोक जी ने अंत में बोला अपने एपिसोड में सत्य हिंदी में कि साइंटिस्टों को कम से कम, पत्रकार तो चलिए उनकी लिटरेरी नॉलेज लिमिटेड होती है, लेकिन साइंटिस्टों को अगर वास्तव में देश को आगे ले जाना है और वास्तव में अगर वो साइंस वो जानते हैं और जिनको उनको नॉलेज है, तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे हाइडल पावर हो चाहे बांध के प्रोजेक्ट हो, जो फ्लो को काफ़ी हद तक शॉक देते हैं, तो उस हिसाब से जियोलॉजिकल हाइड्रोडायनेमिक्स और ज़मीन का जो भी सेटलमेंट है और ये पूरी स्टडी है, उसकी बहुत बड़ी इकोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ेगी, और उस पे ख़तरों को बोलने से चूकना नहीं पड़ेगा अगर वास्तव में हम देश प्रेमी हैं, अपने देश के लोगों की चिंता करते हैं। थैंक यू सर।